हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स चूरमा, जहां पे कंसेप्ट है इतने इजी जितना कि चूरमा। बच्चों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए यदि आप भी नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं। यदि मैं आपको कहूं कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यदि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो व्हाट अबाउट मोशन? मोशन हुआ या नहीं हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसके अंदर मोशन हुई या नहीं हुई। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है काइनेमेटिक्स। आज का जो टॉपिक्स है बच्चों वो है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बच्चों, जब भी कोई चीज होती है ना, जब भी कोई चीज होती है उसके दो कारण होते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती है कि हो क्या रहा है और हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। देखिए दो बातें हैं कि क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है, और एक क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। दो बातें हैं कि एक क्या हो रहा है और एक क्यों हो रहा है। जो क्या हो रहा है वो है इफेक्ट, वो है बच्चों इफेक्ट। और क्यों हो रहा है वो है बच्चों कॉज, वो है कॉज। ये जो क्या हो रहा है, जो इफेक्ट है बच्चों, वही पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स में, वही पढ़ेंगे इस चैप्टर काइनेमेटिक्स में। और क्यों हो रहा है मतलब कॉज, मतलब फोर्सेस, बच्चों ये हम पढ़ने वाले हैं एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो यहां पे हम बातें करेंगे, इस चैप्टर के अंदर बातें करेंगे हम इफेक्ट की, यानी कि काइनेमेटिक्स की। तो बिना हम टाइम खराब किए अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखिए स्टेट, सबसे पहले मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द पोजीशन। यदि मैं सबसे पहले आपको कहूं कि व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? देखने वाला। ऑब्जर्वर कौन होता है? देखने वाला। कि कौन देख रहा है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, कौन जो देख रहा है वो क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। और ऑब्जर्वर से जो लोकेशन होती है किसी बॉडी की, किसी पॉइंट की बच्चों, उसे बोलते हैं पोजीशन। उसे क्या बोलते हैं? पोजीशन। एक होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर, एक बच्चों चीज होती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट को, मतलब किसी भी बॉडी को, किसी भी पोजीशन को, मान लो ये ए है किसी बॉडी की पोजीशन, वो वेक्टर जो ओरिजिन को उस पोजीशन से जोड़ दे, ओरिजिन को उस पोजीशन से जोड़ दे बच्चों, उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका है आर, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता है पोजीशन को ओरिजिन से जोड़ने वाला वेक्टर। और जो पोजीशन है वो किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन होती है, उसी को बोलते हैं पोजीशन, उसी को बोलते हैं पोजीशन। बच्चों क्या है? एक टर्म है रेस्ट। बच्चों एक टर्म है रेस्ट। यदि आप किसी बॉडी को देख रहे हो, देखने वाला कौन होता है? ऑब्जर्वर। देखने वाला कौन होता है? ऑब्जर्वर। कौन चीज को देख रहा है? यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन ना बदले, किसी बॉडी की पोजीशन ना बदले, उसे बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं रेस्ट। मान लो ये भगवान जी है और मैं इसको देख रहा हूं, मैं इनको देख रहा हूं और मैं देखता रहा। यदि इनकी पोजीशन ना बदले, इनका लोकेशन ना बदले, तो मैं कहूंगा ये भगवान जी रेस्ट में है। ये भगवान जी क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट में कब होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि लोकेशन नहीं बदल रही है, तो आप बोलोगे कि वो जो बॉडी है वो है बच्चों रेस्ट में। वो बॉडी किस में है? रेस्ट में। अब क्या है? ये तो बात हुई रेस्ट में। रेस्ट का मतलब है इफ
position of any body does not change with respect to surrounding or observer, then we can say that body is in rest. That body is in rest. उसको क्या बोलेंगे बच्चों? रेस्ट बोलेंगे. आप कहोगे उस बॉडी का जो स्टेट है वो रेस्ट का है, वो है रेस्ट का. अब बात आई बच्चों, अब बात आई मोशन कि भाई मोशन क्या चीज है. मोशन क्या चीज है? यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का लोकेशन, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे वो बॉडी, उस बॉडी का जो स्टेट है वो मोशन का है. वो स्टेट किसका है? मोशन का. इफ बॉडी change its position, with respect to observer, then you can say that body in motion. यही है बॉडी मोशन. मोशन का मतलब यही है बच्चों. अब मैं आपको क्या कह रहा हूं? अब मैंने बच्चों आपको कहा कि मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं ऑब्जर्वर हुआ. मैंने आपको देखा, मैं आपको देख रहा हूं और मैं चलते हुए देख रहा हूं. तो मुझे आप किस में नजर आ रहे हो? मोशन में. और आप बैठ के मुझे देख रहे हो और मैं चल रहा हूं, तो आपको मैं किस में नजर आ रहा हूं? मोशन में. इसका मतलब क्या है? कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा. मान लो यहां कोई एक और पर्सन खड़ा है, एक मैं हूं. आपको ये पर्सन यहां खड़ा है, अपनी एक जगह फिक्स है, वो आपको देख रहा है. तो आप किस में हो? रेस्ट में. और मैं ऐसे चलता हुआ आपको देख रहा हूं, मैं आपको चलता हुआ देख रहा हूं. तो जब मैं चलता हुआ देख रहा हूं तो मुझे आप किस में नजर आ रहे हो? मोशन में. मतलब कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में, वो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा. इसलिए एक समय में यहां जो बंदा खड़ा है वो आपको क्या कह रहा है? मान लो बच्चों, मैं आपको कहूं कि यहां पर ए है, यहां खड़ा है ए, एक जगह फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है. और यहां पर बी बैठा है, और यहां पर एक और पर्सन है, डी. यहां पर एक और पर्सन है डी. वो अपनी साइकिल पे से जा रहा है. मैंने पूछा भाई बता ए कि बी किसमें है? तो ए कहता है बी तो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा, वो तो रेस्ट में है. मैंने उसी टाइम डी से पूछा भैया तू बता ये बी किसमें है? डी कहता है भाई ये तो मोशन में है. ये डी कहता है बी के बारे में कही भाई ये तो मोशन में है. क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है ना, जो देखने वाला होता है, वो अपने आप को रेस्ट में मान लेता है. वो भूल जाता है कि वो खुद मोशन में है. वो अपने आप को मान लेता है बच्चों रेस्ट में. और रेस्ट में आने से पहले वो अपनी मोशन उस बॉडी को दे देता है जिसको वो देख रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे ये डी आगे जा रहा था, इसने अपने आप को मान लिया रेस्ट में. और इसने क्या किया? अपनी जो मोशन है वो इस बी को दे दी भाई. कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. इसको ऐसे लगा बी उस साइड चल रहा है. मतलब एक ही टाइम में, एक ही समय में सेम बॉडी को एक बंदा कह रहा है रेस्ट में है और एक कह रहा है मोशन में है. इसी को बोलते हैं बच्चों रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. अब कई बार आपने देखा होगा
एट टी इज इक्वल टू 0 लिखा होता है, एट टी इज इक्वल टू 0। बच्चों एट टी इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? एट टी इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि एट टी 0 इज इक्वल 0 का मीनिंग है कि ऑब्जर्वर ने जहां से किसी चीज को, किसी बॉडी को देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वर ने जहां से किसी बॉडी को देखना स्टार्ट किया, मान लो ये पेन बादलों से गिरा है, बादलों से गिरा है, बट मैंने इसको यहां से देखा, जब ये यहां था तब मैंने इस पेन को देखा, तब मैंने इस पेन को देखा जब ये बादलों से गिरा था, और जब ये यहां आया तब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया। तो मुझे तो इसकी कहानी सिर्फ तब पता होगी जैसे जहां से मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, उसी को बोलते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। इससे पहले क्या हो रहा था मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। तो जहां से ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, उसी का मतलब होता है एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0। अब इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर का जो बच्चों पहला पार्ट है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब हमने पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? मान लो यहां एक पोल है, यहां एक पोल है, और यहां भी बच्चों एक पोल है, यहां भी बच्चों एक पोल है। यहां पे मैंने एक रस्सी बांध दी, ऐसे रस्सी बांध दी, और इसके ऊपर एक बच्चा ऐसे लठ लेके चल रहा है, इस रस्सी के ऊपर चल रहा है। तो जब ये चलेगा तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये इसको एक्स बोल दो, वाई बोल दो, आपकी मर्जी है, ये चेंज हो रहा है। और इस मोशन के अंदर यदि इस पर्सन को अपनी दिशा बदलनी है तो रुकना पड़ेगा। एक ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए रुकना पड़े, एक ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए बच्चों रुकना पड़े, उसी को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन, या वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन वो मोशन होती है ड्यूरिंग मोशन एनी वन कोऑर्डिनेट इज चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर जेड कोऑर्डिनेट, कोई एक कोऑर्डिनेट बदले, या जिस मोशन के अंदर बॉडी को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए रुकना पड़े। ये चलता चलता अपनी दिशा नहीं बदल सकता, ये फ्लोर है, मैं ऐसे गया और मैंने चलते चलते अपनी दिशा बदल ली, इसका मतलब ये वंडी नहीं है। मैं ऐसे गया, मैं रुका, फिर मैंने ऐसे अपनी दिशा बदली, तो भाई ये वंडी है जिसके अंदर अपनी दिशा बदलने के लिए बॉडी को रुकना पड़े। जैसे इस रस्सी पे इस बच्चे को यदि मुड़ना है तो ये पहले रुकेगा, ये पहले रुकेगा। जो रुकेगा इसका मतलब एक ऐसी मोशन जिसमें अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए बॉडी को रुकना पड़े, उसी को बोलते हैं बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, और हमें इस पार्ट में काइनेमेटिक्स से इसके पार्ट में ऐसे ही मोशन के बारे में पढ़ना है, इसी मोशन के बारे में हमें बच्चों पढ़ना है। इसके बाद इसकी अब दो टर्म है, एक है बच्चों डिस्टेंस और एक है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्टेंस और एक क्या है बच्चों? डिस्टेंस और एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी चल रही है। यदि बॉडी चल, मान लो एक बाइक है, आपने बाइक को बहुत घुमाया, तो जब बाइक को घुमाया तो उसने पाथ भी ट्रेवल किया होगा। बाइक को घुमाया तो बाइक ने पाथ ट्रेवल किया होगा। तो ड्यूरिंग मोशन यानी कि जब कोई चीज चलती है, जो एक्चुअल पाथ उसने यूज किया, उसकी लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ यूज्ड, उसी को बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। इसका मतलब तो ये हुआ, मैं कहूं डिस्टेंस 0, मतलब मोशन नहीं है। मैं कहूं डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, मतलब रास्ता यूज किया, मतलब 500% मोशन है, 500% मोशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो ये ओरिजिन है, और यहां पर बॉडी ए, इसकी एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और ए से गया बी, तो ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, बच्चों यदि पोजीशन वेक्टर बदल गया, इसका मतलब 100% वहां डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर का बदलना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है RF। आपको पता है जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं, तो R इनिशियल प्लस में S, ये सेम ऑर्डर में है, और जो अपोजिट ऑर्डर में है वो इनका रिजल्टेंट होता है R फाइनल। तो भाई डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हुआ? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट की तो यही कहानी है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। यदि इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं बदला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट 0, तो भाई क्या मोशन हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है कि भाई हो सकता है बॉडी ना चली हो, और हो सकता है बॉडी ऐसे घूम घाम के वापिस उसी पॉइंट पर आ गई हो, यानी कि मोशन हो भी सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि मोशन है या नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मोशन के बारे में नहीं बता सकता। यदि मोशन के बारे में जानना है, मोशन हुआ या नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन देगा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसके लिए आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का होना जरूरी है, और डिस्टेंस के लिए पाथ का होना बहुत जरूरी है। यदि आपको रास्ता पता है तब भी आप डिस्टेंस बता सकते हो। बिना रास्ते, बिना पाथ, यू कांट कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये रास्ते की लंबाई को ही तो क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और अब मैं आपको पॉइंट दे दूं और रास्ता ना बताऊं तो आप कहोगे सर डिस्टेंस नहीं बता सकते। कब नहीं बता सकते डिस्टेंस? यदि मैं आपको पॉइंट बोल दूं, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, मैं कहूं कैलकुलेट द डिस्टेंस, आप कहोगे सर नहीं, पागल बात कर रहे हो क्या आप? डिस्टेंस के लिए तो आप रास्ता बताइए। हाँ, यदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रखा है तो यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ओनली, बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आपके पास रास्ता, पाथ होना बहुत 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 जरूरी है। यदि डिस्टेंस निकालना है तो रास्ता देना बहुत जरूरी है। एक और बात, मान लो ए से बी, ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है। एक आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। यदि पॉइंट्स फिक्स हैं, ए और बी फिक्स पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल, तो इन दोनों के बीच में को जोड़ने वाली जो सीधी लाइन है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब दो पॉइंटों के बीच में
डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है। दो पॉइंटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है। यदि दोनों पॉइंट ए और बी, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, यदि ये ए और बी दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, जब तक ये ए और बी दोनों पॉइंट सेम रहेंगे तब तक डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है। यानी दो पॉइंटों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिक होती है। बट यदि ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों को पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस हमेशा यूनिक होगी। यदि रास्ता ये है तो इस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलेंगे, यदि रास्ता ये है तो इस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलेंगे, यदि रास्ता ये है तो इस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलेंगे, और यदि रास्ता ये है तो इस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब पाथ बदलेगा तो डिस्टेंस बदलेगी। बट यदि पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। इट मींस फॉर टू पॉइंट displacement always have a unique value, but distance does not have a unique value because distance depend upon path. दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू यूनिक नहीं होगी जब तक पाथ यूनिक नहीं होगा, और दो पॉइंट यदि फिक्स है तो पक्की बात है उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिक रहने वाली है। बच्चों, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिक होने वाली है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यानी कि रास्ता बदलोगे तो डिस्टेंस बदलेगी, और यदि पॉइंट हमेशा सेम रहेंगे तो उन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक यूनिक वैल्यू रखता है। अब यदि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट से, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है, ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है। ये यदि रेफरेंस पॉइंट है तो इस साइड हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे पॉजिटिव और इस साइड लेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ऊपर लेंगे पॉजिटिव, नीचे लेंगे नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यदि मैं कहूं कि आज मैं 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला, तो यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मुझे यह बताना पड़ेगा किस साइड चला, किस दिशा में चला। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। यदि दिशा बदलोगे तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। यदि इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, इस साइड जा रहा है नेगेटिव, यानी दिशा बदलने से इफेक्ट पड़ रहा है। और जिस फिजिकल क्वांटिटी में दिशा बदलने से इफेक्ट पड़े, बच्चों, वो वेक्टर होता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी में दिशा बदलने से, डायरेक्शन बदलने से प्रभाव पड़े, वो वेक्टर है। और दिशा बदलने से डिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिशा बदलने से डिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो लंबाई है, रास्ते की लंबाई है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और बच्चों, जो डिस्टेंस है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, एक बॉडी ओरिजिन से गई ए पॉइंट पर सीधी गई, ऐसे सीधी 10 मीटर। तो सीधी गई है तो रास्ता भी दे दिया और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी दे दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 10 है और डिस्टेंस भी 10 है। डिस्प्लेसमेंट भी 10 है और डिस्टेंस भी 10 है। इसका मतलब यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में। ये दोनों, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बराबर तो हो नहीं सकते, बट मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। कब? जब दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हैं बिना डायरेक्शन बदले। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है बिना डायरेक्शन बदले, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो आपसे कोई पूछे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है।
यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है बिना डायरेक्शन बदले तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होगी किसी पॉइंट के लिए, इसका मतलब बराबर हो सकती है। अब मैं कहूं कि O से पहले A पर गया 10 मीटर और फिर A से वापिस आ गया O, तो O टू O तो भाई डिस्टेंस तो कितना हो गया 20। डिस्टेंस कितना हो गया 20, बट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। देखो बॉडी चली है फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, और डिस्टेंस पहले 10 थी अब 20 है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है, नेवर बी डिक्रीजेस, बट डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट पहले 10 था और अब कितना हो गया 0। अब मैं आपको कहूं पहले O से A गया 10 और फिर A से O पर आया और O से चला गया B पर कितना 5। तो भाई मैं आपसे पूछूं O to A to O to B डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस तो रास्ते की लंबाई होती है, तो 10 20 और 5 25, तो आप बोलोगे 25 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। बट मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो भैया अब की बार तो रेफरेंस पॉइंट के उस साइड है, उस साइड तो हम चीज को नेगेटिव लेते हैं, तो ये कितना आया -5। इसका मतलब डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यदि मोशन हो रही है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा इंक्रीजिंग होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तो हो सकते हैं, मैंने आपको ये बात बता दी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। बट आप देखोगे या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। इसका मतलब डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यदि आपसे यही सवाल ये पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो बताइए, तो लेस देन इक्वल टू 1। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो बताइए तो लेस देन इक्वल टू 1। बताइए बात क्लियर है क्या चीज? ये सब बातें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान रहे हैं। ये सब बातें जो हम कर रहे हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लोकेशन पॉइंटों का होना बहुत जरूरी है और डिस्टेंस के लिए पाथ का होना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो रास्ते की लंबाई को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, एक ओरिजिन पे डिपेंड करेगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव इंक्रीजिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है बिना मुड़े तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, और यदि दिशा बदल गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट यदि डायरेक्शन बदली तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। अब बच्चों सुनिए, मैं आपको कहूं ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, फाइंड डिस्टेंस। तो भैया मैंने तो सिर्फ पॉइंट दिए हैं, आप कहोगे सिर्फ पॉइंटों से डिस्टेंस नहीं निकलती, तो आप बोलोगे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सर। आप बोलोगे सर डिस्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, पॉइंटों से डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगी, तो डिस्टेंस लिख दोगे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो सकती। मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप बोले सर ठीक है डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो ओरिजिन को पोजीशन से जोड़े,
तो ओरिजिन आपका 0 0 और फाइनल पोजीशन ये, तो यानी कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो आपका 0 ओरिजिन ही है, इनिशियल तो आपका ओरिजिन ही है। और फाइनल पोजीशन वेक्टर के लिए, अरे फाइनल पोजीशन वेक्टर वो होता है जो ये 1 1 1 पॉइंट है ये। तो जब आप इसको ओरिजिन से जोड़ोगे तो ये वेक्टर कितना आएगा, 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1 i 1 j 1 k, और यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा √3 मीटर। आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अंडर द रूट i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में k कंपोनेंट का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया √3 मीटर। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट हो गई पॉइंटों पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉइंट से निकलती है, और डिस्टेंस के लिए पाथ का रास्ते का होना बहुत जरूरी है, रास्ते का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा एक बॉडी, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। मैंने कहा एक बॉडी पहले ईस्ट में गई 10 मीटर, फिर नॉर्थ में गई, फिर नॉर्थ में गई 10 मीटर, और फिर बोला 10 मीटर अपवार्ड चली, 10 मीटर अपवार्ड चली। तो भैया 10 मीटर अपवार्ड चली तो ये अपवार्ड थोड़ी है, अपवार्ड ये तो इस ऊपर वाली चीज को तो नॉर्थ बोल रहा है, यानी कि जो 10 मीटर और अपवार्ड बोल रहा है, अपवार्ड टू द प्लेन या आउटवार्ड द प्लेन, इसके अंदर इससे बाहर, इसका मतलब वो कह रहा है कि भैया अगला जो 10 मीटर है वो प्लेन से बाहर है, जेड एक्सिस में। और आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो 10 आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो 10 तो एक्स एक्सिस में आई का, 10 वाई एक्सिस में जे का, और 10 अपवार्ड आउटवार्ड द प्लेन, तो वो तो जेड एक्सिस हो गया ना, उसको क्या लिख दे 10 k का। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और आपसे इसी से पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो भैया 10 ऐसे गया रास्ता, 10 ऐसे गया और 10 बाहर गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। तो इस तरह से निकाल लेंगे। और किस तरह के सवाल आते हैं, और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई 20 मीटर गया नॉर्थ में, 10 मीटर गया ईस्ट में, 10 मीटर गया ईस्ट में, फिर 10√2 मीटर गया साउथ वेस्ट में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। जब इस तरह के सवाल हो तो भैया आप डायरेक्शन बनाइए। 20 मीटर नॉर्थ में, इसको 20 मीटर करिए, 10 मीटर ईस्ट में, इसको 10 मीटर करिए, 10√2 साउथ वेस्ट का मतलब बिल्कुल बीचों बीच का मतलब ये 45 डिग्री, ये 10√2 है, 10√2, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो बच्चों 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 20 नीचे 10, तो आपका आंसर आ गया 10 मीटर ऊपर की तरफ, यानी कि वाई एक्सिस, तो 10 मीटर जे का, या 10 मीटर ऊपर नॉर्थ के अंदर, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस तरह के सवाल आपको ऐसे सोल्व करने हैं, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और क्या पूछ सकता है कि इफ पोजीशन ऑफ बॉडी changes with time as x is equal to t square plus 4t plus 3, find displacement in 4 second। तो भैया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड का मतलब होता है 0 से 4। तो पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे जब टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है तो 0 0 ये 3 आ गया, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन आ गई, और फिर पोजीशन निकालोगे जब टाइम 4 होगा, फाइनल पोजीशन, तो 4 का स्क्वायर 16,
4 गुना 4 16 और प्लस में 3, तो 16 दूनी 32 और 3 35 मीटर आ गई। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो फाइनल पोजीशन 35 माइनस इनिशियल 3, आपका आंसर आ गया 32 मीटर। आपका आंसर आ गया 32 मीटर। ये इन 4 सेकंड का है। कई बार पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट बताइए इन 4 सेकंड ओनली, सिर्फ चौथी सेकंड में, तो सिर्फ इसमें 4 पुट कर दो। अरे चौथी सेकंड में तो इसमें सिर्फ 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 चौके 16, 32 और 3 35 मीटर। चौथी सेकंड में तो 35 मीटर चली है, चौथे सेकंड में तो 35 मीटर चली है। ये एक बात सुनिए, ये जो 4 पुट करोगे ना, ये 4 देखो, इन 4 सेकंड का मतलब क्या है? इन 4 सेकंड का मतलब क्या है? 0 से 4। मैं आपसे पूछूं इन 4 सेकंड बताइए, इन 4 सेकंड बताइए, तो इन 4 सेकंड का मतलब है चौथी सेकंड, और चौथी का मतलब है 3 और 4 के बीच में। अरे फोर्थ का मतलब क्या है? 3 और 4 के बीच में। तो चौथी सेकंड का तो मैंने आपको बता दिया, x4 और माइनस थर्ड सेकंड में कितना चली वो घटा देंगे। अरे 3 सेकंड में कितना चली है, तो पहले 3 0 से 3 वाला घटा देंगे, तो 4 में तो 35 चली है माइनस, और 3 में कितना चलेगी? 3 का स्क्वायर 9, 3 चौके 12 और ये 3 12 9 21 और 3 24, 35 में 24 घटा दीजिए, 11 मीटर आएगा 4 सेकंड में। 4 सेकंड में तो ये डिस्प्लेसमेंट है 4 सेकंड में, 4 सेकंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट है 4 सेकंड में। 4 का मतलब है 0 से 4 और 4 का मतलब है 4 और 3 के बीच में, यानी चौथी सेकंड। तो टोटल 4 में से पहले 3 वाला डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे तो आपका 4 सेकंड का आ जाएगा। कुछ सवाल इस तरह के होते हैं, कुछ सवाल इस तरह के होते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, मान लो मैं आपको एक्सटी ग्राफ दे दूं दो बॉडी का, दो बॉडी का। ए बॉडी है, वो T1 टाइम में यहां से यहां पहुंच गई ए बॉडी, और बी बॉडी जो है वो T1 टाइम में यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। आपसे पूछे बताइए किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? तो भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, एक्स पोजीशन वाई पोजीशन वो बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये जो लाइनें हैं ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताती है पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट। तो दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है और दोनों का बच्चों फाइनल पोजीशन भी सेम है, दोनों का फाइनल पोजीशन भी सेम है। इसका मतलब ए और बी दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ये लाइनें नहीं बताएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएगा पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है बच्चों पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट। तो कई बार आपको सवाल ये कोऑर्डिनेट वाले मिलेंगे, तो जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इन कोऑर्डिनेट वाले पे फोकस करोगे। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और डिस्टेंस पूछे तो आपको पूरे पाथ की लंबाई को ऐड करना है, वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कुछ सवाल आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे, कुछ सवाल आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको कहूं बच्चों कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 है और फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 है, और बॉडी गई है ए से बी, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट C है, और आपको दे रखा है AC और CB का रेशियो है P/Q, AC और CB का रेशियो है P/Q। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। आप इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें, यानी कि कमेंट के अंदर बताइए कि आपका आंसर कितना है। अगली क्लास हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जो भी कोचिंग का आप पढ़ रहे हो, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल आप लगा कर देखें। अगली क्लास के अंदर हम फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई बातें करेंगे।
उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो ये सवाल जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 है, फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 है, सी बीच में कोई पॉइंट है, AC और CB का रेशियो P/Q है। मुझे ये बताइए C का पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब ये बताइए ये पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये पोजीशन वेक्टर कितना होगा। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।